नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे मुजफ्फरनगर की महाभारत। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सुबह की सियासी पारा जो है वो भी चढ़ने लगा है। चूंकि चुनाव की शुरुआत एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने जा रही है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। जहां राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ जयंत और अखिलेश की जोड़ी ने भी बीजेपी का जो सियासी राह है उसे कठिन कर दिया है। वहीं आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम वायदे और जुबानी हमले भी किए। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। जाटों की भारी नाराजगी को देखते हुए बीजेपी उन्हें मनाने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी में शामिल जाट नेताओं को जाटों को साधने की कवायद में लगा दिया गया है। जाटों को मनाने की कोशिश का आलम यह है कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 250 से ज्यादा जाट समाज के लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की। इसके अलावा अमित शाह ने खुले तौर पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को न्योता देकर जाटों को रिझाने की कोशिश की। बीजेपी ने तमाम बड़े जाट नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय कर दिया है। उधर आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी और हम मिलकर चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर हमला ही बोला। अखिलेश ने कहा, भाजपा ने किसानों से कहा था कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी, उसका भुगतान समय पर होगा। भाजपा आज भी नहीं बता सकती है कि वो 3 कानून क्यों लाए गए, वो कानून क्यों वापस लिए गए। मैं किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के कानून कभी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाएंगे। किसानों को गन्ने के भुगतान 15 दिन के भीतर होगा और मुजफ्फरनगर से एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को लखनऊ पहुँचने में आसानी हो। साथ ही अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का राजनीतिक पलायन होगा। बाबा मुख्यमंत्री कभी अयोध्या कभी मथुरा से टिकट मांग रहे थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। एक तरफ जाट किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी ये बात अच्छे से समझती है कि जाटों की नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी शुरुआत खराब कर सकती है। जाटों की नाराजगी बीजेपी के लिए और अधिक परेशानी का सबब इसलिए बन गई है क्योंकि जाटों का झुकाव राष्ट्रीय लोकदल की तरफ हो गया है और आरएलडी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और ये गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुका है। जिनकी टोपी पर सचिन और गौरव के खून के छींटों से दागदार हो, वे ईमानदार नहीं हो सकते। पिछली सरकार के समय याद करिए, मुजफ्फरनगर में जब सचिन और गौरव की हत्या हुई थी, भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के एक मंत्री ने फोन करके उन अपराधियों को छुड़ाने का काम किया था। और जिन लोगों ने किराना में पलायन कराया था,
उनको फिर से समाजवादी पार्टी में टिकट दे दिया। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दल मुजफ्फरनगर के दंगे की बात करते नजर आ रहे हैं। इस बात में कोई गुरेज नहीं कि दंगे राजनीति से प्रेरित थे और दोनों ही समाज के लोग इनसे प्रभावित हुए। इस तकलीफ को सभी ने महसूस किया। आज जो राजनीतिक दल दंगे की याद दिलाकर समाज में फिर से बंटवारे को अपना लाभ मान रहे हैं, उनका दांव उल्टा भी पड़ सकता है। समाज चिढ़कर उनके खिलाफ भी वोट कर सकता है, क्योंकि कोई भी समाज अब झगड़ा नहीं चाहता। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रण है, दोनों ही पार्टियों की कोशिश है, या फिर कहें सभी पार्टियों की कोशिश है कि यहां पर जीत दर्ज की जाए या बढ़त बना ली जाए जो आने वाले चुनाव में काम आए। जहां बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, वहीं जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, उसकी भी ये कोशिश है कि जो अब एक बदलाव हो रहा है, जो किसान आंदोलन हुआ है, उसकी जो नाराजगी है वो अभी भी बनी रहे, और एक जो विश्वास किसानों ने आरएलडी पर दिखाया है, अगर हम पिछले चुनावों की बात करें जो पंचायत चुनाव हुए, वो अभी भी बना रहे। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। कमलेश यादव हैं, किसान यूनियन के नेता हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ रफत फातिमा है, कांग्रेस प्रवक्ता है। रफत जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा जेबा खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जेबा जी, आपका भी स्वागत है। रजनीकांत मिश्रा, आरएलडी प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीकांत जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप भी बने हुए हैं, और अमरेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। जेबा जी, जिस तरह से आज अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है कि दिल्ली में हूं और मेरे हेलीकॉप्टर ने जो उड़ान नहीं भरी है उसे रोका गया है, उसके थोड़ी देर बाद ट्वीट आता है कि अब मैं यहां से रवाना हो गया हूं, तो क्या देखें, एक इसे चुनावी स्टंट माने या वाकई में उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया? देखिए, एक नेता खुद का विमान किसी वजह से रुकवा के और ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं करेगा कि अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिले कर ले। वहां पे रोका गया विमान को, परमिशन उड़ने की नहीं मिली, और मुद्दा इसलिए बना, मतलब प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का विमान वहां से उड़ा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विमान को रोका गया और लेट किया गया। 1:10 की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरनगर में थी, जो शाम को 4:30 बजे के बाद हो पाई। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, सवाल उठाए गए, उसके बाद परमिशन मिली, वहां से उड़ान उड़ी और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। देखिए, बात है निष्पक्ष चुनाव होने की। आप सत्ता का दुरुपयोग आपको रुकना चाहेंगे। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेगी। आप ये बोल रहे हैं कि बार बार की आपकी सरकार आ रही है, लेकिन उनका ये आरोप है कि गुंडा राज आपके सरकार में रहा है। ये अमित शाह जैसे शख्स की ये बयान। देखिए, कोई जिस सरकार के मुख्यमंत्री पर आरोप हो, बड़ी बड़ी गंभीर धाराएं लगी हो, उन्होंने अपने केस वापस लिए हों, डिप्टी सीएम ने अपने केस वापस लिए हों, और 82 विधायक वो हैं जिनको केस रजिस्टर हैं, जिन पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले, रोक लेना, आपराधिक मुकदमे वाले विधायक अगर किसी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के। यादव मेरठ पहुंच चुके हैं और वो आरोप लगा रहे हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगाती कि उनके प्रत्याशियों की लिस्ट में तमाम दागी नेता हैं, तमाम दंगाई हैं, गुंडे हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुकदमे जो हैं आपकी पार्टी के विधायकों पर दर्ज हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जेबा जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को लेके हमने जो वादे किए हैं, अन्न संकल्प लेके, आज दोबारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां की धरती पर
अपने सारे वादों को रिपीट करते हुए आश्वासन दिया है कि किसानों को खुशहाल जिंदगी समाजवादी सरकार देगी, जिसमें 15 दिन के अंदर भुगतान होगा, बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा, बिजली में उन्हें काफी राहत मिलेगी, हर प्रकार का उन्हें सहयोग मिलेगा सरकार से। और ये जो झूठी बातें करके भारतीय जनता पार्टी आई थी 2017 में आय दोगुनी करके, अगर उन्होंने आय दोगुनी कर दी होती तो शायद हमें वहां बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होती, पूर्ण बहुमत से दोबारा भारतीय जनता पार्टी आती। क्योंकि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं तो समाजवादी सरकार अपना वादा लेके गई उनके बीच में, और वहां जो लोगों ने पूरा समर्थन दिखाया है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों का। और देखिए चुनाव जो होता है वो दोनों तरफ से है, हम उनकी तरफ आशा भरी नजर से देख रहे हैं और पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी की तरफ आशा भरी नजर से देख रहा है। और आने वाले समय में अभी 10 तारीख ठीक है, हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता बने हुए रजनीकांत मिश्रा जी। रजनीकांत जी, जैसे पिछले दिनों की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऑफर दिया जयंत चौधरी को, उसे कैसे देखें? क्या वाकई में ऑफर है या फिर एक ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो चौधरी खानदान है उसका खासा वर्चस्व पहले भी था और आज भी, भले पिछले कुछ चुनावों में हम देखें कि वो उस तरह का जनाधार बटोरने में नाकाम रहे, उसको लेकर तमाम कारण दिए जाते हैं, लेकिन उस घराने के पीछे जो किसानों की श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिले, या वाकई में जयंत चौधरी को ये ऑफर दिया गया है? नहीं, देखिए इनके ये ऑफर देना इनका एक राजनीतिक वो है। इन्होंने 200-250 लोगों की दिल्ली में पंचायत बुलाई, ये कहते थे कि सभी जाट नेता किसान नेता पहुंचे हैं, जबकि इनके प्रायोजित लोग थे, इन्हीं की पार्टी के नेता थे और जो कुछ और बिरादरी के भी थे, लेकिन उसको जाट का की संज्ञा दी गई। इस तरह का एक समीकरण इन्होंने सेट करने की कोशिश की और उन्होंने जैन जी को एक न्योता देके, और तो जैन जी ने तो तुरंत उस न्योते को ठुकराया कि भाई आप 700 किसानों को न्योता दें जिनके आपने घर उजाड़ रखे हैं। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गठबंधन किए हुए हैं अखिलेश जी के साथ। अखिलेश जी और जैन जी मिलके हमारा एक ध्येय है कि हम उसी हिसाब से सीटों का, टिकटों का बंटवारा, डिक्लेरेशन, कि हमें इस सरकार से निजात पानी है, इस देश प्रदेश की जनता की सरकार से निजात दिलानी है। इस पे हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी सारी तैयारियां और लड़ रहे हैं। आज का आप देख लीजिए, आज अखिलेश जी के हेलीकॉप्टर को रोकना क्या था? उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को न होने देने की एक साजिश थी। वहीं से बीजेपी के नेता उड़ के चले जा रहे हैं। अखिलेश जी का ट्वीट भी आया कि बीजेपी के नेता जा रहे हैं, उनको रोका गया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2.5-3 घंटे लेट किया गया। 4 बजे शुरू हुई, 1:30 बजे शुरू होने प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी चीजें एक निष्पक्षता के दायरे में नहीं आती हैं और इस पर निश्चित ही चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की हरकतें बंद। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ रफत फातिमा बनी हुई है। रफत जी, कांग्रेस पार्टी क्या देखती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप को, कहां स्टैंड करती है? क्या कांग्रेस पार्टी मुकाबले से बाहर हो गई? मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है बनाम बीजेपी हो गया है? देखिए, अगर हम मुकाबले से बाहर होते तो हमें लगता है यहाँ बैठना मेरा फजूल है। कहीं ना कहीं मुकाबले में तभी आपने हमको यहाँ पे बुलाया। नहीं, आप राष्ट्रीय पार्टी, एक बड़ी पार्टी हैं और आपका जनाधार भी है। हालांकि पिछले कई चुनावों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां ठीक नहीं है। बिल्कुल आप कह सकते हैं ये बात कि हम काफी सालों से नहीं, लेकिन जहां तक अगर किसानों की बात करें तो वहां पे अभी भी किसान नाराज है भाजपा से। जिस तरीके से गन्ना किसानों को जो उनका समर्थन मूल्य अभी तक नहीं मिला है, आज भी वहां का किसान इनसे नाराज है। तो हम मुजफ्फरनगर और इधर पश्चिम यूपी की बात ना करके पूरे यूपी की अगर बात करें तो इनको 2022 में यहाँ की जनता ही इनको जो है यहाँ से खदेड़ देगी। और आज बात अगर करें किसानों की लड़ाई की तो प्रियंका जी ने इनकी लड़ाई लड़ी। जिस तरीके से लखीमपुर में आपने देखा किस तरीके से जो है किसानों पर गाड़ी चला दी गई और किस तरीके से हमारे किसान जो है शहीद हो गए थे। तो किसानों की लड़ाई प्रियंका जी ने लड़ी। अगर युवाओं की लड़ाई है तो प्रियंका जी लड़ रही हैं, अगर महिलाओं की लड़ाई तो प्रियंका जी लड़ रही। तो हम कहीं मुकाबले से बाहर नहीं नजर आ रहे, हम पूरी तरीके से मुकाबले में फुल फाइट में। तो अगर कोई फुल मेजोरिटी से अगर कोई आएगा तो सिर्फ कांग्रेस आएगी 2022। ठीक है, हमारे साथ कमलेश यादव जी बने हैं, किसान यूनियन के नेता हैं। कमलेश जी,
भले ही किसान आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त किसान जो है बॉर्डर्स पर डटे रहे। तीनों काले कानूनों को वापस सरकार ने ले लिया। क्या जो अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, इनको अभी भी लगता है किसान अभी भी नाराज हैं और इनकी नाराजगी जो है उसका फायदा उठाकर उसे वोटों में तब्दील किया जा सकता है, या फिर किसानों को मना लिया गया है बीजेपी की तरफ से? कमलेश जी आपके पास आएंगे। इसी बीच जयंत चौधरी आरएलडी प्रमुख क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। जातियों की है, सबका सहयोग मिलेगा तभी हम जीत पाएंगे और सभी का मिल रहा है। बाकी जाट भी किसान होता है। मैं इस जाति से हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मुझे गर्व है उस बात को लेकर, लेकिन मेरी राजनीति किसान और कमेरे के लिए होगी। उन्हें हमें मजबूत करना है, सरकार उनकी बनानी है। लगातार रहकर ये आरोप लगा रहता है कि जयंत चौधरी गलत परिवार से समझौता कर बैठे हैं। पोस्ट पोल के बाद ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ चले जाएं, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है चुनाव से पहले। नहीं, ये तो हमारे वोट को खराब करने की इनकी साजिश है। इस साजिश में कोई नहीं फंस रहा। ये औरंगजेब मुगल को गाली देंगे, ये जिन्ना की बात करेंगे, ये ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये बंटवारे पैदा करने की कोशिश करेंगे। इनके इन चालों में कोई नहीं फंस रहा। तो जयंत चौधरी जो हैं वो भी अपनी बात कर रहे थे, बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, तमाम सारी बातें आपने सुनी। वापस हम कमलेश जी के पास आएंगे। कमलेश जी, वही सवाल है, क्या जो किसानों की नाराजगी थी उसे खत्म कर लिया गया है, या फिर जो इस बार जो किसान है खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे? कमलेश जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज जो है हम तक पहुंच पाए। आवाज आ रही है ना? जी आवाज आ रही, अपनी बात कही। सर, मैं ये कह रहा हूं कि किसान, हमारे उत्तर प्रदेश का जो किसान है उसकी ना नाराजगी खत्म हुई है और ना खत्म होगी, क्योंकि जो हम लोगों ने 11-12 महीने लड़ाई लड़ी, पूरे देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पे और अन्य हर जगहों पर बराबर प्रदर्शन रहा। उस प्रदर्शन में हमारे 730-32 किसान साथी शहीद हो गए और हमारे देश व प्रदेश की सरकार ने एक बार भी हमारे किसानों के साथ न खड़ी। ये चुनाव को देखते हुए इन्होंने जो बिल थे उनको वापस लिया, लेकिन जो वादे किए थे एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम तत्काल मुकदमे वापस ले लेंगे, जो हमारे एमएसपी का कानून था उसके ऊपर हम उसकी कमेटी गठित कर देंगे, और जो भी कई मांगे थी और किसी भी मजदूरों की जो मांग थी कोई काम इन्होंने किया नहीं। किसान का गुस्सा जैसे था वैसे है वैसे रहेगा, और हमारे सभी किसान साथी त्राहिमाम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि प्रयागराज के अंदर हमारे किसान के बेटे हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, जिनके ऊपर किस प्रकार दौड़ा करके लाठियों से पीटा जा रहा है। कैसे हमारा भाई, हमारे दोस्त, हमारे किसान कैसे खुश हो जाए? हम इस उम्मीद से, एक उम्मीद जागी थी देश को, प्रदेश को, कि हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, हमारे लिए कुछ नया करेंगे, हमारे देश के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे किसानों के लिए। हर प्रकार से इन्होंने घेरने का काम किया, हर प्रकार से इन्होंने झूठे वादे किए। इन्होंने कहा था कि 2022 में आय दोगुनी करेंगे। कौन सी आय दोगुनी हो गई? खाद कितनी कहाँ मिल रही है? खाद के लिए कितनी मारामारी रही? एमएसपी पर बराबर ये लोग, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कमलेश जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आलोक वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ने संयुक्त साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसके पहले जब वो दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए तो एक आरोप लगाया कि इनके हेलीकॉप्टर को रोका गया है, जानबूझकर रोका गया है। इसे कैसे देखें? मित्र, मैं तो समझता था कि अखिलेश यादव जी लिखे पढ़े इंजीनियर हैं और जो बात करेंगे वो समझ के करेंगे, लेकिन आज उनका जो बयान देखा, ट्वीट जो उन्होंने किया, सोशल मीडिया पे उन्होंने जो डाला, बड़ी मासूम सी बात थी। जो मासूम सी बात उन्होंने डाली, मुझे लगता है कि आप भी समझते होंगे और पूरी दुनिया समझती है, हिंदुस्तान भी समझता है, और अखिलेश यादव जी को भी समझना चाहिए
कि वायु में जो कुछ जहाज चलते हैं, जो प्लेन चलता है, जो हेलीकॉप्टर चलता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता नियंत्रित नहीं करते। एटीसी की जिम्मेदारी है और मीडिया के जरिए ही मुझे पता चला है कि अखिलेश यादव जी अपने हेलीकॉप्टर के पास जरा देर से पहुंचे, इसलिए एटीसी ने इजाजत नहीं दी। लेकिन कुछ लोगों के पास मुद्दे है नहीं, जो मुद्दे थे 2012 से 17 के बीच में आपने सरकार चलाई थी और जो काम किया था उस समय तो आपने उत्तर प्रदेश को कहा ही था कि काम बोलता लेकिन है। आज कांग्रेस के साथ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया, क्योंकि भले ही केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया हो, लेकिन एक अफवाह भी फैली कि चुनावों के चलते इन्हें वापस ले लिया गया है, हो सकता है चुनाव के बाद फिर से इन्हें लागू कर दिया जाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मेरी सरकार आती तो इन कानूनों को उत्तर प्रदेश में तो लागू नहीं किया जाएगा। और सबसे खास अहम बात गन्ना किसानों को लेकर उन्होंने कहा, जो गन्ने का भुगतान जिसको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, अपनी आवाज उठाते रहते हैं, गन्ने का भुगतान 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता एक मास्टर स्ट्रोक है अखिलेश यादव का? मैं तो यही कहूंगा, तेरे वादे, गालिब साहब का एक शेर है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते जो एतबार होता। 2012 से 17 के बीच में आपको पूरा मौका मिला। 5 साल उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपके ऊपर एतबार किया, आपके ऊपर भरोसा किया। उस समय शायद आप कुछ कर सकते थे, किसानों की भलाई के लिए आप कुछ कर पाते, गन्ना किसानों के लिए जो आप हमारे ऊपर छोड़ गए थे। लेकिन वायदों पर विश्वास तो करना पड़ेगा ना, तो क्या सिर्फ बीजेपी के वायदों पर विश्वास करे जनता? किसान किस पर विश्वास करे? आएंगे एक ब्रेक का वक्त, वापस लौटेंगे। आलोक जी आपके पास भी, और हमारे साथ अमरिंदर प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, उनके पास भी आएंगे और उनसे समझेंगे क्या सिर्फ जाट के जो वोट हैं वही अपनी भूमिका अहम मानते हैं, उन्हीं की भूमिका अहम रहेगी, या बाकी जो वर्ग हैं, जाटो है, मुस्लिम है, उनको भी नकारा नहीं जा सकता। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात करें मुजफ्फरनगर की महाभारत को लेकर। आज
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम वायदे किए और आरएलडी सपा के गठबंधन को बीजेपी एक कड़ी चुनौती मान रही। इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम आलोक वर्मा जी के पास आएंगे। ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी आलोक जी, हम चाहेंगे पहले आप उसे पूरा करें। मैं वही कह रहा था कि अखिलेश यादव जी को ये समझ होनी चाहिए कि हवाई नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स डिसाइड नहीं करते कि क्या कुछ होगा, एटीसी डिसाइड करती है। और मीडिया के जरिए ही जो रिपोर्ट मेरे पास आई है और आपके पास भी आई होगी, मिल पाई। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस तरीके से कैंपेन करने की सोचते हैं, जिनको लगता है कि इस तरीके से झूठी सच्ची बातों के जरिए उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, वो बहुत मासूम है। उत्तर प्रदेश की सियासत इससे चलने वाली नहीं है, ना जात जमात से चलने वाली है, ना जिन्ना आलोक जी, और पाकिस्तान मुजफ्फरनगर का जो जिक्र बीजेपी की तरफ से ज्यादा किया जा रहा है, क्या बीजेपी इस कोशिश में है जो 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ उसके बाद एक नैरेटिव सेट हो गया सीधे तौर पर, उसके बाद 2014 में बीजेपी को उसका फायदा पहुंचा, 2017 में बीजेपी को फायदा पहुंचा, 2019 में भी बीजेपी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है और जाट की भूमिका उसमें खास रही है। उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। नहीं, क्या आवश्यकता पड़ती मुजफ्फरनगर का जिक्र करने में? जो जख्म भर चुके उन्हें फिर क्यों कुरेदा जा रहा है, उनको क्यों हरा किया जा रहा है? आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से जिक्र किया। उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की जो हत्या हुई थी, आखिर क्यों? मित्र, आपकी सोचने की, आपकी समझ हो सकती है, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन 2022 की सियासत में किस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी किस तरीके से बरगलाने की लोगों को कोशिश कर रही है और किस तरीके की बात कर रही है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। जिन्ना की बात हमने तो नहीं की थी, जिन्ना को जवाहरलाल नेहरू के बगल खड़ा करने की हिमाकत हमने तो नहीं की थी, सरदार पटेल के बगल खड़ा करने की जरूरत हमने तो नहीं की थी। ये तो आपने कहा ना किसी इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी कि पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन नहीं है। हम तो यही जानते हैं कि आजादी के बाद से 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली और उसके बाद जो 4 बड़े युद्ध हुए उसमें पाकिस्तान की भूमिका थी। जो भी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान रहा। मुंबई की घटना भी उसमें शामिल है। तो आपको लग सकता है आप जमात की बात करते हैं, नहीं, मेरे कहने का मतलब आलोक जी कि अगर आपने विकास कार्य कराए हैं, तमाम सारे काम किए हैं, तो उनको लेकर जनता के बीच जाइए। आपने जो विकास कार्य इतने 4.5 साल में कराए हैं प्रदेश में, उनको लेकर जाइए। 9 साल पुरानी की घटना को बार बार दोहराना अपने भाषणों में कहां तक उचित है? और अगर अखिलेश यादव जिन्ना का बयान दे रहे हैं तो जनता उन्हें वोट के माध्यम से जवाब देगी। अगर पाकिस्तान को बड़ा दुश्मन नहीं मानते हैं, वो जनता डिसाइड करेगी। हमारे साथ अमरिंदर प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। अमरिंदर जी, आपके पास आएंगे। क्या अब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की लड़ाई है सिर्फ जाटों पर रह गई कि जाट डिसाइड करेंगे चुनाव किधर जा रहा है? क्योंकि कहा जाता है जाट जो है जब वोट करता है, इकट्ठे करता है, एक तरफ करता है। क्या इस बार जाट का वोट बंटेगा? क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है उनको मनाने की दिशा में, और जहां पिछले दिनों अमित शाह ने एक बैठक बुलाई। कैसे देखते हैं अमरिंदर जी? देखिए, सबसे पहली बात, 2 बातें आपने जो पूछा उसके जवाब में 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है उसको समग्र दृष्टि से देखना पड़ेगा। केवल जाट वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हो ऐसा नहीं है। वहाँ पर अन्य जातियाँ, मोहम्मडन्स, उसके अलावा छोटी जातियों में जिनको कहते हैं वंचित समाज, दलित समाज जो है उसके लोग, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी का विधायक किस सीट पर बने। अकेले जाट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हम ये भी मान के नहीं चल सकते कि जाट वोट जो है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को ही पूरा जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, और आपको भी जानकारी होगी कि जाट ऐसा नहीं कि नए नए जाट हो गए हैं। जयंत चौधरी पहले भी जाटी थे, ऐसा तो है नहीं कि अभी भी जाट हुए हों। जयंत चौधरी एक बड़ी विरासत से आते हैं। उनके दादाजी जो हैं प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, और उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री रहे कई बार,
और आरएलडी जो है वो नया दल नहीं है, पुराना दल है। जयंत चौधरी तब भी जाट थे, अब भी जाट हैं और आगे भी जाट ही रहेंगे। लेकिन जैसा परिणाम 2017 में उत्तर प्रदेश का आया और 2014 में और 2019 में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, उससे ये तो आप मानेंगे कि जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना सीख गए। और अगर ऐसा नहीं होता तो यही जयंत चौधरी पिछली बार इनकी पार्टी का मात्र एक विधायक चुन के आया था और उन्होंने भी बाद में उनकी पार्टी को छोड़ ही दिया, एक तरीके से मान के चलिए सहेंद्र रमाला जी। तो इस बार का जो मामला है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है, हम ये कह नहीं सकते कि पूरा का पूरा जाट वोट केवल उनके पास जा रहा है। बिल्कुल अमरेंद्र जी आपकी बात से सहमत हूं, अमरेंद्र जी आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन एक कहा जाता है, इसमें कोई गुरेज नहीं इस बात को करने में कि जाट, जाटो और मुस्लिम, ये तीन जो जातियां वर्ग हैं, सबसे ज्यादा वोट बैंक इन्हीं का है। समाजवादी पार्टी कहती है कि जो मुस्लिम है वो हमारा है, और जाटो जो है बीएसपी कहती है कि जाटो समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट करता है। अब बचा जाट, तो जाट को कहा जाता है अभी तक तो ये आरएलडी का साथ देता रहा, और जो 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उसके बाद जाट का जो झुकाव है बीजेपी की तरफ चला गया पूरी तरह से, जिसका फायदा 2014, 17, 19 में मिला, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। अब सपा आरएलडी गठबंधन होने से सपा को यह लगता है मुस्लिम वोट तो उसके पास है। अब जो जाट है, जो किसान आंदोलन हुआ है, वो नाराजगी के तौर पर अगर जाट जो वोट बैंक है वो एक बार फिर से आरएलडी की तरफ आ जाता है तो सत्ता जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से जो वोट बैंक है, जो जीत है, वो गठबंधन की हो जाएगी। बीजेपी कोशिश में जाट वोट बैंक जैसे पहले फायदा पहुंचाता रहा है, एक बार फिर से फायदा पहुंचाए। इस दिशा में अमरेंद्र जी जाट का वोट जो है बहुत अहम हो गया इस चुनावों में, ये मेरा मानना है। अमरेंद्र जी बिल्कुल जाट का वोट, हाँ जाट का वोट बहुत अहम है, इस बात को मैं मानता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का वोट हमेशा बहुत अहम रहा है और इस बार भी अहम है। बट ये बात कैसे कही जा सकती है कि जाट का वोट किस पार्टी को जा रहा है? हम जाट के वोटों की अगर बात करें तो जाट का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी गया है ना, यानी जाट के वोटों को, जाटों को भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने की भी आदत पड़ी हुई है और जाटों ने आरएलडी का भी वोट दिया है। अगर आरएलडी को वोट न दिया होता तो राष्ट्रीय लोकदल ने जब भी, हालांकि पिछली बार उन्होंने बहुत बुरा उनका जो है प्रदर्शन रहा, लेकिन जब उनका अच्छा प्रदर्शन रहा तब उनको जाटों का समर्थन मिला है। बिल्कुल अब ये जाट तय करेंगे कि इस बार उनको कहां जाना है। रही बात किसान आंदोलन की, तो ये सही है, जब किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा था उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान दिखाई पड़ रहा था। लेकिन आज की डेट में सियासत पल पल बदलती है। मैंने इतने चुनाव देखे हैं और मैंने ये देखा है कि चुनाव में 2 दिन पहले बिल्कुल सियासत जो है आखिरी वक्त तक बदल सकती है, कब कौन सा परसेप्शन बन जाए किसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप बने हुए लखनऊ से। संदीप, आज हमने देखा कि बीजेपी ने सबसे बड़े बड़े नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतार दिया, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जेपी नड्डा हो, और जो डिप्टी सीएम हैं उन दोनों डिप्टी सीएम ने भी आज मोर्चा संभाला। क्या अब आने वाले दिनों में यही माना जाए कि बीजेपी पूरी ताकत जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही केंद्रित करेगी? अमित शाह फिर से मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं कैराना के बाद। बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, एक बात तो साफ है कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं और 136 सीटों को लेकर यानी कि 1/3 सीटें हैं और इस पे अब सबसे ज़्यादा निगाहें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की होंगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम वहाँ बात करते हैं, अभी पिछले ही कुछ समय पहले जब किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था और अपनी अपनी मांगों को लेकर के कई चीज़ों को लेकर के घेराव तक कर डाले, बहुत सी ऐसी चीज़ों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं नाराज थे किसान, क्योंकि जहां के जाट हैं पूरी तरीके से नाराजगी थी। लेकिन पूरी अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सियासत जो है पश्चिम में पूरी तरीके से लगा दिया है, झोंक दिया है, कहने का मतलब। और बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो उतर करके आ रहे हैं अपना वोट मजबूत करने के लिए, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, तो सभी लोग जमीन पे उतर करके अपने पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरी सियासत जो है पूरी अब पश्चिम की तरफ
चली गई, क्योंकि पहले चरण का चुनाव होना और पहले चरण को लेकर के सियासत वहां से सबसे ज्यादा शुरू हो गई, क्योंकि जो जाटों की कहानी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन कितना महत्वपूर्ण होता है ये भी सबसे बड़ा विषय होगा, क्योंकि 136 सीटों की लड़ाई है वहां पर, और उन 136 सीटों पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करती है, या वहां पे अपने उम्मीदवार जो उनके उतारे गए हैं वो कैसे जीत हासिल करते हैं, इन सभी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में अपने पूरी ताकत से बड़े-बड़े चेहरे जो है, जो बड़े नेता हैं उनको मैदान में उतार दिया गया है। चूंकि पहले और दूसरे चरण की जो शुरुआत है एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसलिए ये काफी अहम भी है। हम वापस लौटेंगे, जेबा खान हमारे साथ बनी सपा प्रवक्ता हैं। जेबा जी, अब जो अखिलेश यादव वायदे कर रहे हैं, आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने फिर से फ्री बिजली वाली बात दोहराई, उन्होंने गन्ने के भुगतान का जिक्र किया, उन्होंने आज एक और बात कही कि जो ग्रीन बेल्ट है, जो एक्सप्रेस वे है, वो सहारन मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक जाएगा, आने जाने वालों को काफी आसानी होगी, जब आएंगे एक्सप्रेस वे बनवाएंगे। अब बात विश्वास की है, विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही, विश्वास कैसे किया जाए अखिलेश यादव पर, क्योंकि जब वो सत्ता में थे तब तो बिजली के दामों को उन्होंने बढ़ा दिया, बिजली आती नहीं थी, गन्ने का भुगतान समय पर किया नहीं, आज जब सत्ता में नहीं तो ये लुभावने वायदे कर रहे हैं, इन पर विश्वास ना किया जाए। जेबा जी, देखिए, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी को किसानों का नेता कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। कई बार सत्ता में रहे, कई बार काम किया किसानों के लिए। और जहां तक बात बिजली की कर रहे हैं, 2012 से 17 में बिजली उतनी महंगी नहीं थी। इस समय जो बिजली का दर है वो पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। और जब समाजवादी पार्टी ये वादा लेके आती है कि हम सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे, तो एकाएक मुख्यमंत्री जी, जेबा जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 60% जो बिजली के दरों में वृद्धि हुई थी वो 2012 से 2017 के बीच हुई थी। अगर 2017 के बाद की बात करें तो हालांकि वृद्धि तब भी हुई, लेकिन उसकी जो दर है वो 25 से 26% रही है। जी, बिजली के उत्पादन के लिए किसने कितना काम किया, उस पे भी आप निगाह डाके के और अपने आंकड़े जरूर करिएगा। जेबा जी, उत्पादन जो है वो अब ज्यादा बढ़ा है, इन पिछले 4.5 सालों में उत्पादन ज्यादा बढ़ा। मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो बात कही कि बिजली की दरों की, तो बिजली की दरें आपके जो अखिलेश यादव हैं उनके कार्यकाल में काफी ज्यादा बढ़ाई गई थी। बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद उस पर वर्कआउट किया गया था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसका भार किसानों पे, उस समय भी सिंचाई वगैरह के लिए हम लोग काफी छूट देते थे, और आगे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ्री सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की बात करी है, क्योंकि किसानों के लिए, क्योंकि उनकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं है कि वो बिजली की दरों को झेल पाए। और इस समय कहीं ना कहीं किसान के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी झूठा वादा लेके आई थी, आय दोगुनी होगी, जिसके लुभावन में आके इनको वोट मिले थे, वो आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन खर्चे जरूर किसान के दोगुने हो गए हैं। क्योंकि अब जाके जब हमारी घोषणा हुई है फ्री बिजली की, तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने 50% छूट देने की बात करी है, वो भी अब चुनाव सर पे है, तो ये भी बातें ही हैं, अब उसको करने का समय बचा नहीं है। जहां तक बात अभी हमारे प्रवक्ता महोदय भाजपा के कह रहे थे कि जिन्ना आ जाता है, ये आ जाता है चुनाव में, देखिए आज ही मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगों की याद किसने दिलाई? मुख्यमंत्री जी ने। सत्ता हो या विपक्ष हो, अगर कोई भी दुखद इतिहास रहा है तो हमारा आपका दायित्व है कि लोगों को उससे उबारे और आगे बढ़े, ना कि उसको बार बार जख्म पे नमक छिड़कने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर इतना काम इन्होंने किया होता, किसानों का हित किया होता, तो आज मंच पे खड़ा होके इन्हें 9-10 साल पहले के दंगे याद दिलाने नहीं पड़ते। किसान बिल कितनी मजबूरी इन्होंने वापस लिया है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में इन्हें मुंह की खानी पड़ी, तब जाके किसान बिल जो है वापस ले लिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये, जो नाराजगी है वो कैसे दूर होगी? रजनीकांत जी हमारे साथ बने, आरएलडी प्रवक्ता हैं। रजनीकांत जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा संख्या में किसान अभी भी बीजेपी से नाराज हैं, ऐसा कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नाराज हैं तो विकल्प क्या बचता है? क्या सपा आरएलडी जो गठबंधन है वही विकल्प है, उसी को वोट दिया जाएगा, या फिर बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ा विकल्प है? कई बार की मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है काफी बड़ा गढ़ रहा है मायावती का,
कांग्रेस पार्टी भी है। देखिए, किसान आंदोलन में और किसानों के बीच में जो पार्टियां रहती हैं, निश्चित उनको उनका सहयोग मिलेगा। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, 1 साल के आंदोलन में हमारे नेता जयंत चौधरी ने और आज स्वर्गीय हो गए चौधरी अजीत सिंह जी, जब भाजपा ने उस आंदोलन को खत्म करने की, कुचलने की कोशिश की, तो उन्होंने एक फोन करके उसको ताकत देने का काम किया। ये पत्रकारों ने, आप साथियों ने, और इसको मीडिया ने भी दिखाया। और दूसरी चीज बात, जाट वोटर, इनकी वोटर, ये बातें जो हो रही हैं, अभी देखिए हमारे नेता ने भी साफ बोला है कि हमें तो सबका वोट चाहिए। वो जाट परिवार में पैदा हुए हैं, वो जाट है, इस बात का उनको नाच है और वो जाटों के साथ, लेकिन वो किसानों के साथ। हमें सारे भर का वोट चाहिए, हमें वक्त की कमी है, बाकी लोग हमारे साथ बने हो। रफत जी हमारे साथ है। रफत जी, आखिरी सवाल आपके पास हम आएंगे। जैसे आरएलडी सपा गठबंधन कोशिश में है, बीजेपी अलग कोशिश कर रही है। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, नो डाउट उन्होंने लखीमपुर जो कांड हुआ था उसमें सबसे अहम भूमिका इनकी थी कि सबसे पहले ये वहां पहुंची थी और बुलंद की थी अपनी आवाज सरकार के खिलाफ। लेकिन लखीमपुर में जो आवाज बुलंद की थी प्रियंका गांधी ने, क्या उसका फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगा? क्योंकि आपके तमाम नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उसमें से इमरान मसूद का एक नाम है। आपकी पार्टी के नेताओं को ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी में अब कुछ नहीं बचा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें? ये उनके अपना व्यक्तिगत, उनको निजी फैसला था और जो जिस तरीके से उनका संवैधानिक अधिकार है, तो उनको जहां जा रहे हैं वो जाते रहे, क्योंकि विचारधारा से कहीं ना कहीं वो कटे हुए हैं। और कांग्रेस की विचारधारा सबको लेके चलने के, जिस तरीके से प्रियंका जी ने जो है लड़ाई लड़ी, संघर्ष करा जमीन पर, अगर किसी ने जमीनी संघर्ष करा तो सिर्फ प्रियंका जी ने करा है। और अभी भी जनता जितनी भी ताकत झोंक दे, आप देख लीजिए चुनाव में जिस तरीके से जिन्ना, पाकिस्तान और कभी दंगे, तो कभी जो है कोई अकबर, औरंगजेब सब आ जाते हैं। तो ये सब आने का मकसद ये है कि इन लोग ने कुछ नहीं करा है। जिनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है, वो ऐसे फजूल मुद्दे लाके जनता को भटकाते हैं। आपको लगता है कि जो लखीमपुर हिंसा हुई, वहां जो भूमिका निभाई, सबसे पहले पहुंचकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसका फायदा कांग्रेस को यहाँ मिलेगा? जाहिर है, जनता सब जान रही है। आज जनता सब तरफ ये कह रही है। यूपी कमलेश जी हमारे साथ बने हैं, किसान नेता है। कमलेश जी, गन्ना भुगतान को लेकर अक्सर आवाज उठती है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो साफ कहती है हमने किसानों को बहुत ज्यादा भुगतान किया, अब तक किसी सरकार ने इतना भुगतान गन्ने का नहीं किया जितना हमने अकेले किया है। और जो कई चीनी मिलें बंद थी उनको खोलने का काम किया है। तो इस दिशा में तो कांग्रेस बीजेपी ने काम किया है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। कमलेश जी, देखिए सर, कहने के लिए बीजेपी, अभी हमारे काबिल मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय शायर सुना रहे थे। 5 साल बीत गया शायर सुनते सुनते किसानों को। 11-12 महीना हमारे किसान भाई, हमारे साथी सब लोग बैठे रहे रोड पर, गर्मी, जाड़ा, बरसात सब बीत गया, तब ये शायर नहीं सुना पाए। अब जब पूरा 5 साल सर के ऊपर चुनाव आ गया, तब अभी ये दुनिया भर के वादे कर रहे हैं। अभी यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब लखीमपुर की घटना हुई, हमारे किसान साथी शहीद हुए, जब गाड़ी नहीं जाने दिए, तो आज एक नेता को, एक राष्ट्रीय मुख्यमंत्री को इन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ आलोक जी बने, आलोक वर्मा बीजेपी प्रवक्ता। आलोक जी, लखीमपुर जो हिंसा हुई और किसान आंदोलन में जो कृषि कानून जो थे उसको लेकर भले आपने कानून वापस ले लिया, लेकिन लखीमपुर जो हिंसा हुई उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, आएंगे आलोक जी, जवाब दीजिए। जब से किसानों कमलेश जी जरा ठहर जाएं। ठीक है कमलेश जी, ठीक है, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। साहब, किसान नेता के तौर पे आए हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं आए। जरा ठहर जाइए, बात सुन भी लीजिए। ठीक है कमलेश जी, ठीक है कमलेश जी, आएंगे आपके पास, जवाब ले लेते हैं। 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जी का शासन था, और आपको भी अच्छी तरह याद होगा कि मथुरा में जवाहर बाग में कांड हुआ था। 29 अधिकारियों को आप कांड मत गिनाइए, अरे आप कांड न गिनाइए, आप जिन्ना की बात न करिए, कमलेश जी की बात करिए ना। कमलेश जी उतनी बात, ठीक है कमलेश जी, सुन लेते हैं। आलोक जी जवाब दीजिए। लखीमपुर जो हिंसा हुई उसकी बात कर रहे हैं, जो लखीमपुर हिंसा हुई है। आपने बिता दिए, यही जिन्ना, यही मंदिर, यही मस्जिद। चुप कराइए, इनकी आवाज म्यूट कराइए। कमलेश जी जवाब ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए। कराइए, इनको बताइए कि सलीका क्या होता है बहस में बैठने का। कमलेश जी जवाब ले लीजिए, सलीका होता है, जरा सलीका सीखिए।
जरा सलीका सीखिए कमलेश जी। कमलेश जी, नहीं सलीका सीखने की जरूरत है आपको, मत सिखाइए। अरे जरा सीखिए आप। किसान आपके नेता खुद नहीं पा रहे। अरे मित्रों, जा नहीं पा रहे। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है। आप करिए। पूरे हिंदुस्तान के किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसलिए है। ठीक है, समय का अभाव है, आप दोनों को ही रोकेंगे। हम अमरेंद्र प्रताप सिंह जी के पास आएंगे, आखिरी प्रतिक्रिया उनसे ले लेते हैं। अमरेंद्र जी, जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया कि जाटों की भूमिका इस बार काफी अहम होने वाली है, लेकिन अब चर्चा यह भी होने लगी है कि जो शहरी जाट है और एक ग्रामीण जाट हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो शहरी जाट है वो बीजेपी के साथ बताया जा रहा है, और जो ग्रामीण जाट है जो किसानी से ताल्लुक रखता है वो नाराज है। क्या इस बार ये भी होगा कि शहरी जाट कहीं और वोट करेगा और ग्रामीण जाट कहीं और वोट करेगा? अमरेंद्र जी, आपकी बात देखिए, आपकी बात का मैं जवाब दे दूं। शहरी मतदाता और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं में वोट डालने को लेकर थोड़ी भिन्नता रहती है, इस बात में पहले भी रहा है। रही बात, अभी आप लखीमपुर खीरी की बात कर रहे थे, तो मैं उसी जिले का रहने वाला हूँ। लखीमपुर खीरी मेरा होम टाउन है और मैं वहीं से आता हूँ, और मेरे पिताजी किसान थे और अभी भी हमारा परिवार खेती पे ही आश्रित है। मैं खुद तो किसान इसलिए नहीं बोलूंगा, मैं पत्रकार हूँ। अब दिक्कत आज की डेट में यह है कि एक किसान वो है जो खेतों में काम कर रहे हैं और एक किसान वो है जो न्यूज चैनल पे बैठे हैं। दो प्रकार के किसान तो हम देख ही रहे हैं। तो हमें लगता है समस्या उन्हीं किसानों को होती है जो खेतों में काम करते हैं, और अगर कोई फायदा कोई सरकार देती है तो उन्हीं किसानों को देती है जो खेतों में काम कर रहे हैं। रही बात, जो न्यूज चैनल पर किसानों की बात करते हैं, हम उन्हें गलत नहीं कह रहे, लेकिन वो पूरे किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हों और उनकी बात को सारे किसानों की बात मान लिया जाए, इस पर भी मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, जाटों के वोट की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटों पर जाट एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में है। वो जिसे वोट देते रहे हैं उसकी मदद होती रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से अच्छी सीटें पिछली बार लाई थी तो उन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा, तभी बीजेपी आई होगी। और अगर इस बार कुछ बदलाव होगा तो जाट वोटों में बदलाव होगा तभी होगा, लेकिन अकेले जाट वोट वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते। जाट एक बड़ी ताकत के रूप में वहां होते हैं, और केवल जाट किसान हो ऐसा भी नहीं है, सारे जाट किसान हो ऐसा भी नहीं है। जाटों भी खेती से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम भी खेती से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश इसलिए कहा जाता रहा है कि वहां पर खेती से अच्छे लोग जुड़े होते हैं, खेती से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े होते हैं। रही बात ये बातों की, अलग अलग पार्टी के लोग अपना अपना व्यू रखते हैं, और इस समय चुनाव चल रहा है और सियासत चुनाव के दौरान चरम पे होती है। बातें आ रही हैं और बातें ढेर सारी और आएंगी, लेकिन 10 मार्च को ही सही पता लगेगा कि कौन कितने पानी में था। बिल्कुल। अब जो है फैसला मतदाताओं को करना है कि वो किसके पक्ष में वोट करेगा, लेकिन जो कोशिश है वो सभी राजनीतिक पार्टियां कर रहे हैं। आज इसी दिशा में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जो हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं बीजेपी की कोशिश है किसी भी तरह, जो किसान नाराज थे, जो जाट की भूमिका अहम रही है पिछले कई चुनावों में बीजेपी को लेकर, बीजेपी चाहती है एक बार फिर से वही भूमिका जाट हमारे को लेकर निभाएं। अब देखने वाली बात होगी किसको कितना फायदा पहुंचेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, मुजफ्फरनगर में महाभारत शुरू हो गई है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव, जयंत चौधरी मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ही जगह पर केंद्रित कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ रहे, जेपी नड्डा भी रहे, तमाम सारी बातें भी की गई, मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र भी किया गया। अब मतदाताओं को फैसला लेना है कहां उन्हें वोट करना है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।